Hello everyone, I chemistry coach Avinash Jaiswal welcome you all. I hope you are healthy, safe and sound. तो बच्चों 2 दिन क्लास नहीं हुई थी नहीं, और आपसे पढ़ने के लिए कहा गया था कि सॉल्यूशन का आपको काम पढ़ना है। देखिए आपको 8 दिन का काम 2 दिन में ही करने को दे दिया गया था। पहले से पढ़ रखा है, इस वजह से आपका काम जल्दी हो जाए, इस वजह से बच्चों ने लेक्चर्स देख रखे थे, इस वजह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने अब मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन 3 सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो पढ़ लिए होंगे। उसके अलावा हेनरीज लॉ, रॉड्स लॉ भी इम्पॉर्टेंट थे। किसी काम में कोई दिक्कत रह भी गई है तो आप पूछ सकते हैं। अभी 2 दिन और भी मिलेंगे, थर्सडे है आज, थर्सडे और फ्राइडे को क्लास होगी, फिर 2 दिन का ब्रेक आएगा, उसमें पढ़िए, आराम से पढ़िए। नोट्स नहीं भी बन पा रहे तो आप लेक्चर अटेंड कीजिए, देखिए वहाँ अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे सीधा बात कर सकते हैं। अब हो क्या रहा है बेटा, सॉल्यूशन में आप देख रहे होंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की ही बात चल रही है। सॉल्यूट सॉल्वेंट समझा दिया। सॉल्यूट वो जिसके मोल्स कम होते हैं, सॉल्वेंट वो जिसके मोल्स ज़्यादा होते हैं। सॉल्वेंट वह भी है जिसकी फिजिकल स्टेट एंड में सोल्यूशन की आती है। जैसे पानी में शुगर डिजोल्व कर दी जाए तो एंड में फिजिकल स्टेट लिक्विड हो गई उसकी, तो जो फिजिकल स्टेट फाइनल होती है वो भी हमारा सॉल्वेंट होता है। आप लोगों ने हेनरीज का लॉ पढ़ा होगा, प्रेशर लगाते हैं तो गैस ज़्यादा खुल जाती है। रॉड्स का लॉ पढ़ा होगा, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, एजियोट्रोप्स। कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं अलग से स्पेशल क्लास भी एक ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है बेटा उसका नाम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। क्या नाम बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये इस चैप्टर का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप ये मान के चलिए कि ये बोर्ड में 100% आएगा ही आएगा। एक यही ऐसा टॉपिक है चैप्टर 2 सोल्यूशन में से जो 100% बोर्ड में आना ही आना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। अब हुआ क्या बेटा, सुनो ध्यान से। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से पहले आपको थोड़ी जानकारी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के बारे में भी होनी चाहिए। तो पहले वेपर प्रेशर की बात करते हैं बेटा। एक कंटेनर में हमने कोई लिक्विड लिया है, कंटेनर बंद है ऊपर से, यहाँ प्रेशर नापने का मीटर लगा दीजिए आप कोई, ठीक है बेटा। इस तरह से तो नहीं होता, कुछ इस तरह से यूट्यूब में होता है, आप उसको मेजर कर सकते हैं। अब क्या होगा, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होगा, सही है। तो कोई भी लिक्विड है, से वाटर है बेटा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो वाटर लिक्विड से पहले वाटर वेपराइज होना शुरू होगा, तो हम इसे कहेंगे वेपराइजेशन। पूरे ध्यान दीजिए बेटा इस पर। क्या कहोगे बेटा इसको आप कहोगे वेपराइजेशन। फिर जो वेपर्स बन गए ये कंडेंस होना शुरू होंगे, तो आप इसे बोलते हो कंडेंसेशन। पहले वेपर्स बने और फिर वेपर्स कंडेंस हो गए। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इन दोनों के ही बीच में एक बैलेंस बन जाएगा जिसे इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इसका मतलब होता है आसान शब्दों में, फॉरवर्ड प्रोसेस इज इक्वल टू बैकवर्ड प्रोसेस। फॉरवर्ड प्रोसेस इज इक्वल टू बैकवर्ड प्रोसेस। इस समय जो इस मीटर में, जिसको मैनोमीटर कहा जाता है, यूज कर रहा हूं टू मेजर प्रेशर, तो इस समय जब फॉरवर्ड प्रोसेस बैकवर्ड के बराबर हो गया है, पहले क्या होता बेटा, वेपर्स बनने शुरू हुए। वेपर्स बनने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर जाकर कंडेंस होना भी शुरू हुए, और कंडेंस होने के बाद इनके बीच में एक बैलेंस बन गया, तो फॉरवर्ड बराबर बैकवर्ड हो गया। जिस पॉइंट पे अब जितने वेपर्स बने उतने ही वेपर्स कंडेंस भी हो गए, तो फॉरवर्ड भी हुआ बैकवर्ड भी हुआ, और कंडेंस वाले ड्रॉप बन के नीचे भी गिरने लगे। तो फॉरवर्ड यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड, आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, यानी जितना ही वेपर्स बन रहे हैं उतने ही वेपर्स कंडेंस भी हो जा रहे हैं, तो नए वेपर्स नहीं आ रहे। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी वेपर at constant temperature in a equilibrium condition is called its vapor pressure। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर
कांस्टेंट कंडीशंस में वेपर प्रेशर कहलाता है। कांस्टेंट कंडीशन हो, हम जनरली रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो जब वो कांस्टेंट हो जाएगा, जब भी आप मीटर लगाएंगे पहले रीडिंग बढ़ेगी बेटा, 0.1, 0.2, 0.3 और फिर 0.3 ही रही, 1 घंटा हो गया है, तो यही उसका वेपर प्रेशर है। बात समझ में आई? नहीं आई है? एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए, पक्का समझ में आएगी। हर एक लिक्विड का अपना एक वेपर प्रेशर है। लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, कोई ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, कोई कम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपनी टेबल पर जिस पे आप पढ़ते हैं, एक ड्रॉप केरोसिन ऑयल का ड्रॉप कीजिए, एक बूंद आप डालिए रिफाइंड ऑयल की और एक बूंद डालिए पानी की, तो देखेंगे केरोसिन जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, जल्दी से वेपराइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स में अट्रैक्शन कम है। उसके बाद नंबर आएगा पानी का, फिर पानी के पार्टिकल्स उड़ जाएंगे, और ऑयल का नंबर बहुत देर में आएगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स में अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो जिन लिक्विड्स के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है उनका वेपर प्रेशर कम होता है, और जिन लिक्विड के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन जिन लिक्विड के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन कम होता है उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा आता है, और जिन लिक्विड के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है उनका वेपर प्रेशर कम। दोबारा से, जिन लिक्विड्स के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन कम होता है उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा, और जिनका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है उनका वेपर प्रेशर कम। वेपर प्रेशर कब बनेगा बेटा? जब जो पार्टिकल साथ बैठे वो अलग हो जाएंगे, और अलग होने के लिए उन्हें अपनी बॉन्डिंग को ब्रेक करना होगा। तो जिसकी बॉन्डिंग तगड़ी होगी, जिसकी बॉन्डिंग मजबूत होगी, जिसकी बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, वो वेपराइज होगा ही नहीं। वेपराइज ही नहीं होगा तो प्रेशर नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा तो प्रेशर आपका कम हो जाएगा। अगर बॉन्ड वीक है, जल्दी टूटोगे, जल्दी टूटोगे तो प्रेशर ज़्यादा। अब देखते हैं बेटा आगे क्रिस्टल का है। अब इससे क्या हुआ? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी समझने के लिए समझा रहा हूँ सारी चीज़ें। इसके बाद आपको समझना होगा, तो बताया मैंने आपको बेटा, डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट टाइप छोड़िए, डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर। अलग अलग लिक्विड्स का वेपर प्रेशर अलग अलग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो बच्चे जनरली बोलते हैं जिस पे लिक्विड उबल जाए वो बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये तो छोटी क्लास का आंसर हो गया बेटा। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। दोबारा से, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to external pressure, external vapor pressure नहीं, external pressure, the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to external pressure is called its vapor pressure। यानी कि the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to external pressure। बाहर का जो भी दबाव हो बेटा वही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब एग्जांपल से समझते हैं बहुत ही अच्छे से, पूरा ध्यान लगा के बेटा। आपके पास है लिक्विड ए और आप ही के पास है लिक्विड बी। सपोज कीजिए कि लिक्विड ए का वेपर प्रेशर है 0.4 बार। सपोज कर लीजिए बेटा, एज्यूम करना है नहीं, उसका मतलब नहीं है। और इसका है 0.7 बार। क्या बात समझ रहे हैं आप? एक का है 0.4 बार और एक का है 0.7 बार। एक्सटर्नल प्रेशर इस समय मान लेते हैं, ये जनरली होता भी इतने 1 ATM के आसपास या 1 बार मान लीजिए। ठीक है, बहुत क्लोज होते हैं, 1 बार है तो 1 बार हो गया है।
अब आपने हीट प्रोवाइड करी, गर्म किया, तो गर्म करने पर ये प्रेशर बढ़ेगा 0.4 से 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1 पे आते ही ये क्या बन गया बेटा, 1 पे आते ही ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका देखिए बेटा 0.7 से 0.8, 0.8 से 0.9 और ये 1। अब इतना दिमाग आप खुद लगाइए कि दोनों की अगर सेम क्वांटिटी ली जाए, दोनों की अगर सेम क्वांटिटी ली जाए और दोनों को ही सेम टेम्परेचर पे बॉईल किया जाए तो जल्दी कौन उबलेगा, ये वाला कि ये वाला? सोचिए आप भाई, 0.7 से 1 आना है ये आसान है या 0.4 से 1 पे आना आसान? क्या है बेटा, 0.7 से 1 पे आना या 0.4 से 1 पे आना? तो आसान है 0.7 से 1 पे आना, इसीलिए इसका होगा लो बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में बीपीटी भी लिख देते हैं। और इसका होगा बेटा हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी किसी का वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, किसी का वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और किसी का वेपर प्रेशर कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं बेटा, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर ज्यादा, वेपर प्रेशर हाई, बॉइलिंग पॉइंट लो। और इसका रिवर्स कर दिया जाए, वेपर प्रेशर लो तो बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। क्या बात समझ में आई नहीं आई बेटा, कि एक ज्यादा और एक कम का कारण आपको बता दिया गया। क्या समझे आप? अब एक सवाल पूछा कि भैया एक्सटर्नल प्रेशर से क्या होगा, तो उस पर ध्यान दीजिए। फिर मैं बीच में लिख देता हूँ बेटा, तो देखने में कि हाँ यहाँ जाएगा। अगर बाहर के दबाव की बात करो, एक्सटर्नल pressure is directly proportional to boiling point. External pressure is directly proportional to boiling point. अब आप देखिए, अगर मैं एक बार से बढ़ाकर किसी तरह बाहर का प्रेशर 5 बार कर दूं, अगर मैं एक बार से बढ़ाकर प्रेशर 5 बार कर दूं तो क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत ये आएगी कि 0.7 वाला भी देर से बॉईल होगा और 0.4 वाला भी देर से बॉईल होगा, दोनों के लिए मुश्किल हो गई। तो बाहर का प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर मैं दो लिक्विड्स को कंपेयर कर रहा हूँ, अगर मैं दो लिक्विड्स को कंपेयर कर रहा हूँ तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और जिसका वेपर प्रेशर कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, कोई डाउट आए तो आप मुझसे तुरंत पूछ सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेपर प्रेशर वाली है पहली पहली प्रॉपर्टी बेटा, दूसरी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट करती है। तो दो मैंने आपको समझा दी, बाकी आगे बात करूंगा। क्या वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट वाली बात समझ में आई है? समझ में आई होगी बेटा। नहीं आई है दोबारा देखिए, तब भी ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बच्चे डाउट पूछते हैं, डाउट पूछने में बताने में मुझे कोई समस्या नहीं है। अभी के लिए तो ऐसा ही करना पड़ेगा बेटा। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, नोट्स मिल जाएंगे आपको, जिसके जो मैं बात बताऊं और वो नोट्स ना मिले उसके कहीं कभी, तो आप खुद बना लीजिए नोट्स बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे दिक्कत है तो मुझसे पूछ लीजिए, कुछ जगह कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा है वो नोट में नहीं है तो आप लिखिए उसको। छोटे बच्चे नहीं है, बड़ी क्लास में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नोट्स में नहीं लिखी होती, तो खुद ऐड कीजिए उसको। थोड़ा काम खुद भी आपको करना पड़ेगा, आप 12th क्लास में है, पूरा ध्यान लगाना, सब कुछ नहीं, सब कुछ हो जाएगा बेटा आपका, कुछ भी नहीं छूटेगा। हाँ जी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर डिफाइन करूँ तो डिफाइन में ये आएगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं बेटा। Colligative properties are those properties which depends upon number of particles only and is applicable for dilute solutions, और फिलहाल के लिए and is applicable to those solutes which does not undergo association or dissociation for the time being. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती हैं, कॉमा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हैं, कॉमा सॉल्यूट ऐसा ना हो
जो पानी में या तो टूट जाए जैसे NaCl, या पानी के अंदर बॉन्डिंग कर ले जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे केसेस में अभी के लिए नहीं है, आगे आएगा, टूटने और जुड़ने वाले केस आगे किए जाएंगे। तो फिलहाल क्या बताया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओनली एंड इज एप्लीकेबल टू दो सॉल्यूशंस विच आर डाइल्यूट, जिसमें सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है बहुत, कॉमा सॉल्यूट फिलहाल के लिए ना टूटे ना जुड़े। डिसोसिएशन और एसोसिएशन वाले केसेस थोड़े अलग से होंगे, वांट ऑफ फैक्टर आएगा उसमें, वो अलग से बताया जाएगा। अब इसका डेली लाइफ का एग्जांपल समझिए, बहुत ही बेहतरीन है। ऐसी चीजें जो नंबर पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि आपके मार्क्स, आपका एडमिशन, भाई DU में एडमिशन लेना है, जैसे मैं करके आया वहाँ से, तो वहाँ एडमिशन का एक क्राइटेरिया है, परसेंटेज बताओ कितनी है भाई 12th में, 90% है तो इस कॉलेज में हो जाएगा, 80% के लिए अलग कॉलेज है, 60% है कहीं भी नहीं हो पाएगा एडमिशन। तो क्या बात समझ में आई कि जो नंबर पे चलती हैं चीज़ें, जैसे कि इलेक्शन, कितने वोट्स आए आपके, जितने वोट्स आए, आपके तो कम है आप रह गए, किसी के वोट ज़्यादा हैं आपसे, तो जो चीज़ें नंबर पे डिपेंड करती हैं वो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। यहाँ हम आपसे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। यहाँ हम आपसे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। पहली, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। पहली, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम हो जाना, मैंने बता दिया कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कम कैसे होगा बताऊंगा बेटा अभी। दूसरा मैंने आपको बताया कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो यहाँ पर एलिवेशन होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इन दो के बारे में हम पहले आपसे बात करेंगे। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके लिए है बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। सॉल्यूट जो हो वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए बेटा, सॉल्यूट जो हो वो नॉन वॉलेटाइल हो, मतलब इसका शुड नॉट फॉर्म वेपर्स, ऐसा ना हो जिसके वेपर्स बन जाए। से शुगर और ग्लूकोज, जब आप इनको पानी में डालेंगे तो ये पानी में डिसॉल्व तो हो जाएंगे, लेकिन पानी में से बाहर नहीं जाएंगे, ये उड़ेंगे नहीं, पानी में ही रहेंगे। पानी तो उड़ेगा लेकिन शुगर और ग्लूकोज नहीं उड़ेंगे। साथ में डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, नो डिसोसिएशन एसोसिएशन। दोबारा कह रहा हूं, फिलहाल के लिए, आगे एसोसिएशन डिसोसिएशन वाले केसेस भी आएंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड इज एप्लीकेबल टू सॉल्यूट which cannot dissociate or associate for the time being, comma does not volatile, ये तो हमेशा रही कंडीशन, और सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट होना चाहिए, साथ में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे भी डिपेंड है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कॉमा एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सॉल्यूशंस, कॉमा सॉल्यूट शुड बी नॉन वॉलेटाइल, वो वेपर ना बनाए, पानी के अंदर ऐसे ही बैठा रहे, कॉमा फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग इट शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट। जब आप वांट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे तब आपको वहां मिल जाएगा कि टूटता टूटता कैसे है, फिलहाल नहीं। 4 प्रकार के हैं, चारों प्रकार में एक बार लिख देता हूं बेटा। पहला है, नाम से ही समझ में आएगा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर किसी वजह से कम हो रहा है, कैसे कम होगा बताऊंगा बेटा अभी। दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन मींस बढ़ना होता है, एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जमीन पे खड़े होकर खंबे की लाइट देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, और छत पे खड़े होकर खंबे की लाइट देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ा होगा आपने। तो एलिवेशन हुआ किसका बेटा, एलिवेशन हुआ बॉइलिंग पॉइंट का, तो पहले पहले आपको 2 बता दिए और फिर उसके आगे बताऊंगा। थर्ड, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, किसी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, वो वजह क्या होगी बताई जाएगी। और चौथा है बेटा, ओस्मोसिस के साथ ओस्मोटिक प्रेशर। प्रॉपर्टी तो वैसे ओस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस से ही आएगा, तो वो आपको 4 बातें बता दी गई। तो 4 ही प्रॉपर्टी है, चारों विचारों आप नोट कर सकते हैं। अब मैं आपसे
पहले वाले के बारे में बात करता हूँ और आप खुद समझेंगे, आप खुद बताएंगे आंसर। अगर पीछे का काम पढ़ा है तो पीछे वाला ही काम हो रहा है। ये रॉड्स ने पानी के अंदर शुगर डाल दी है तो प्रेशर कम हो गया। कैसे, आप समझो। ये मैं आपके लिए एक बीकर बना रहा हूँ अभी बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, आप खुद समझेंगे कि कैसे कम हुआ प्रेशर। पीछे का काम आना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ पढ़िए उसको, हल्के में मत लीजिए। और उसमें ब्लू कलर का ये वाटर है बेटा। क्या है बेटा? वाटर। इस समय सरफेस पे सारे के सारे पार्टिकल्स वाटर के हैं, तो वाटर बड़ी आसानी से वेपर बना रहा है और इस वजह से यहां पर क्या हो गया? वेपर प्रेशर हाई हो गया। फिलहाल वेपर प्रेशर है हाई। याद रहे, जब भी आपको प्योर सॉल्वेंट दिया जाएगा, सॉल्वेंट होता है 1, प्रेशर हो गया P, तो नॉट लगाया जाएगा। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है बेटा? P1 नॉट। आपको ये ध्यान रखना है, इस चैप्टर में 1 आपका हमेशा क्या रहेगा बेटा? सॉल्वेंट। और 2 आपका हमेशा रहेगा क्या बेटा? सॉल्यूट। 1 हमेशा सॉल्वेंट और 2 हमेशा सॉल्यूट। अब हुआ क्या बेटा? दोबारा से बनाना पड़ेगा बीकर। अभी तो ये प्योर सॉल्वेंट था, अब बात होगी सॉल्यूशन की। क्या है बेटा ये अभी? सॉल्वेंट। अब हुआ क्या? इसमें पानी के साथ साथ थोड़ा शुगर ऐड कर दिया, चीनी मिला दी, तो ये क्या बन गया बेटा? सॉल्यूशन बन गया। और बहुत थोड़ी सी ऐड करिए, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी। तो क्या सरफेस पे उसके पार्टिकल्स आएंगे या नहीं? क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स हर जगह बराबर होते हैं। तो बेटा इससे क्या हुआ? जब आपने पानी में शुगर ऐड करी तो शुगर के पार्टिकल्स नीचे भी आए, ऊपर भी आए, और पहले के मुकाबले अब सरफेस एरिया कम हो गया, तो प्रेशर भी कम हो गया। इसे कहा जाएगा P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि रिलेटिव लोवरिंग हो गई। लोवरिंग कैसे बेटा? जब आपके पास प्योर वाटर था तो सरफेस पे सारे के सारे पार्टिकल्स वाटर के थे, लेकिन अब क्या हुआ? जब आपने कोई सॉल्यूट डाल दिया उसके अंदर, ऐसा जो उड़ेगा नहीं, तो उसकी वजह से प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, तो नाम बना रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। कंपैरिजन में प्रेशर क्या हो गया बेटा? कम। तो सॉल्यूशन का प्रेशर कम हो गया और सॉल्वेंट का प्रेशर हाई है, तो मैं कहूंगा हाई वेपर प्रेशर किसका है बेटा? सॉल्वेंट का। और इसका क्या है बेटा? लो वेपर प्रेशर। अब प्रॉपर्टीज लिंक्ड है आपस में। इसका वेपर प्रेशर हाई है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? लो। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? हाई। इसलिए मैंने आपको दो बातें एक साथ बताई थी कि प्रेशर कम हो जाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, उससे हेडिंग बनी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और उससे ही लिंक होगा फ्रीजिंग पॉइंट। मैंने बताया, नहीं तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। फिलहाल के लिए आपके पास अगर प्योर वाटर है या कोई और भी सॉल्वेंट है जो पूरा प्योर है, तो उसका प्रेशर आएगा ज्यादा। उसके अंदर आपने कोई ऐसी चीज डिसॉल्व कर दी जिससे होमोजेनस मिक्सचर बना है और वो उड़ती नहीं है, से पानी में मैंने शुगर डिसॉल्व कर दी या मैंने पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया ग्लूकोज, ऐसे सब्सटेंसेस जो वॉलेटाइल नहीं है, ग्लूकॉन डी वाला ग्लूकोज बोल दिया बेटा और बना दिया होमोजेनस मिक्सचर। तो पार्टिकल जितना नीचे होगा, अगर एक ग्लास है जितना नीचे होगा उतना ऊपर भी होगा, और ऊपर आने की वजह से पहले पार्टिकल 6 दिखाई दे रहे थे पानी के, अब दिखाई दे रहे हैं 4, तो वेपर्स भी कम बनेंगे। इसको ऐसे समझो, आप लोगों ने बेडशीट धोई घर पे और आप उसको निचोड़ने लग रहे हैं, आपने उसको सांप बना दिया। होता है घर पे, ट्राई करा होगा, हमने देखो ऊपर आया कि निचोड़वाओ भाई, सबने निचोड़ा भाई उसको, मशीन नहीं थी जब, पहले पहले की बता रहा हूँ। तो सांप बन गया उसका। अब घर वालों ने कहा छत पे डालाओ, और आपने सांप ही डाल दिया ऐसे ही, तो जल्दी सूखेगी चादर, या उसको स्प्रेड करके फैलाना है? स्प्रेड करके, यानी स्प्रेड करने से एरिया बढ़ जाएगा, और जब एरिया बढ़ जाएगा तो वेपराइज भी जल्दी होगा। पानी बाल्टी में रखा है, धूप में छोड़ जाइए, देर से उड़ेगा। लेकिन आप उस पानी को अगर फैला देंगे, प्लास्टिक के फर्श पे फैला दीजिए, चलिए कि भाई आप कहेंगे जमीन ने एब्जॉर्ब करे, नहीं, प्लास्टिक की शीट पर डाले, फैला दिया, एरिया बढ़ा दिया, तो पानी जल्दी उड़ जाएगा। बकेट में एरिया कम है, एरिया कम है तो वेपराइजेशन भी कम, एरिया ज्यादा तो वेपराइजेशन भी ज्यादा। नहीं समझ में आया दोबारा देखो, नहीं आया पूछिए, 100% समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। आप भी इंटेलिजेंट है, इतने मन बुद्धि नहीं है, मैं भी जानता हूं। तो पानी के अंदर जब प्योर है तो वेपर प्रेशर ज्यादा,
लेकिन जैसे ही उसमें चीनी या कुछ और ऐसा सब्सटेंस डाल दिया जो टूटे ना, जुड़े ना और उड़े भी ना। पहले बता रहा हूँ आपको स्टार्टिंग में, अभी हमें ये लेके चलना है कि डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हुआ, ये वाले केसेस बाद में आएंगे आपके। फिलहाल के लिए अभी ऐसा सॉल्यूट जो टूटे ना। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक बेटा। अब रिलेटिव लोगरिथम हुई है तो कंपैरिजन भी होगा, कंपैरिजन होगा तो चेंज निकलेगा, और चेंज इन वेपर प्रेशर को हमें निकालना ही है, वही हमारा फॉर्मूला बनेगा। चेंज इन वेपर प्रेशर, कि भैया वेपर प्रेशर में क्या बदलाव आया। तो बदलाव हमेशा बेटा पहले ज्यादा था, अब हो गया कम। तो चेंज इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो कि ज्यादा है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन बन गया उस समय का वेपर प्रेशर कम है, और जब सॉल्यूशन नहीं बना था तब वेपर प्रेशर था ज्यादा। अब अगर आपने रॉल्स लॉ पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ध्यान से देखिए बेटा, रॉल्स के लॉ के हिसाब से P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X1 के। किसी का भी वेपर प्रेशर, किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसी के मोल फ्रैक्शन के। और फाइनल एक्सप्रेशन आया था P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट X1। अगर रॉल्स लॉ नहीं पढ़ा है प्लीज पीछे जाके पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, तभी आज का काम समझ में आएगा, वरना पीछे का काम नहीं पढ़ा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। तो रॉल्स के लॉ को अब मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं बेटा, पुट इन इक्वेशन 1। तो भैया क्या निकलेगा, डेल्टा P इज इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट X1। सही है गलत है? देखो ध्यान से, अगर P1 की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो क्या होगा, P1 नॉट X1, डेल्टा P में से कुछ कॉमन निकल रहा है, P1 नॉट कॉमन आ गया, ये आ गया 1 माइनस X1। आपसे कहा था मोल फ्रैक्शन पढ़ लेना अच्छे से, तो मोल फ्रैक्शन होता है X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1। तो भैया X2 क्या होगा, 1 माइनस X1, तो यहां से ये बना डेल्टा P इज इक्वल्स टू P1 नॉट X2, और डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2। आप इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को कर सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, डेल्टा P किसके बराबर है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट के, और X2 क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास ऊपर मोलर मास नीचे ग्राम में, और मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल, पीछे का पढ़ा हुआ सब आता हुआ है काम। N2 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2, W2 ग्राम में, M2 ग्राम पर मोल में। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं। N1 इज इक्वल्स टू W1 अपॉन M1, गिवन मास अपॉन मोलर मास। 1 मींस सॉल्वेंट, 1 किसके लिए लगाते हो, सॉल्वेंट के लिए, 2 किसके लिए लगाते हो, सॉल्यूट के लिए। बार बार ये बात नहीं भूलनी है। तो N2 अपॉन में क्या आ गया बेटा, N1 प्लस N2, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। फिर कहा गया फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो N1 यानी कि सॉल्वेंट के मोल्स बहुत 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 ज्यादा होंगे, किससे बेटा, सॉल्यूट के मोल से। तो मैं N1 प्लस N2 को लगभग N1 के बराबर मान सकता हूं। हमने कहा ठीक है, तो इस फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो P1 नॉट P1 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू बचेगा N2 अपॉन में N1। क्या बचेगा बेटा, N2 अपॉन में N1। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक ही डेरिवेशन है बस बेटे इसमें, बाकी सब तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, फिर आप उनसे कर पाएंगे। ये समझना है, पेपर में आता भी जरूर है बेटा। तो अब मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल्स टू N2 किसके बराबर है बेटा, W2 अपॉन में M2, और N1 किसके बराबर है, W1 अपॉन में M1। तो ये आपका एक फॉर्मूला पूरा बन गया, W1 W2 M1 M2। गिवन मास, सवाल में गिवन आएगा सॉल्वेंट का, गिवन मास सॉल्वेंट का ग्राम में, गिवन मास सॉल्यूट का ग्राम में। M1 मोलर मास किसका बेटा, सॉल्यूट सॉल्वेंट का, एक है ना, ग्राम पर मोल होती है, ग्राम से ग्राम कटेगा मोल बनेगा फिर, और ये मोलर मास 2 किसका होता है बेटा, सॉल्यूट का, इसकी यूनिट भी ग्राम पर मोल होती है। रिवाइंड कीजिए, दोबारा से देखिए और उसको नोट कीजिए साथ साथ करते करते, तभी समझ में आएगा, वरना लगेगा कि हाँ भाई चले जा रहा है काम।
पीछे का पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर नहीं पढ़ा है, अगर लापरवाही बरते तो दिक्कत आएगी। मैं आपसे पिछले फ्राइडे से कह रहा हूँ, तो फ्राइडे भी था, सैटरडे भी था, संडे भी था, 2 दिन तो मैं और भी दे दिए। पढ़िए ध्यान से, ध्यान लगाइए, समझ में आएंगी चीजें, इतना काम नहीं है। पूरे ध्यान से पढ़ो, नोट्स भी आराम आराम से बनाते रहो। पहले लेक्चर देखो, समझ लो, और फिर लेक्चर, फिर नोट्स बनाओ। पहले एक बार लेक्चर देख लिया करो और फिर नोट्स बनाया करो। कोई टॉपिक अगर मैं कह रहा हूँ कि साथ साथ लिखो, तो प्लीज उसको साथ साथ लिखिए। डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसा टॉपिक है जो 20 साल में हर साल पूछा गया है। जैसे क्वेश्चंस पहले चैप्टर के कराए, इसके भी कराऊंगा। एक इनऑर्गेनिक का हो गया, एक आपका फिजिकल का हो जाएगा चैप्टर। आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, प्लीज ध्यान से पढ़िए, दोस्तों से शेयर कीजिए और अपने नोट्स बनाते रहो, अपना दिमाग बिल्कुल ठीक रखो, ठीक है ना। अब हमारा फॉर्मूला आ चुका है, सही है। तो अब एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, देखिए ध्यान से, ये सब आपको ध्यान रखना है खुद ही। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमने पानी में, क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास देखो 500 ग्राम वाटर है, तो W1 यानी सॉल्वेंट का मास कितना दे दिया बेटा आपको, 500 ग्राम, और हमने उसमें 2 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया। सॉल्यूट कितना ऐड करा है बेटा, 2 ग्राम। तो बताइए वेपर प्रेशर में क्या चेंज आएगा, तो बताइए वेपर प्रेशर में क्या चेंज आएगा जब प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो लगभग 1 बार है। सवाल में दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है, चलो 1 बार ना मान के सिर्फ 0.85 मान लो बेटा। चलो क्या है बेटा, 0.85 बार है, ठीक है। तो आप देखिए आपको क्या क्या गिवन है। W1 गिवन है सॉल्वेंट जो कि है वाटर, W2 है सॉल्यूट जो कि दिया गया ग्लूकोज, फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो आपने कहा इनके फटाफट हमें मोलर मासेस निकालने चाहिए। तो बेटा M1 क्या बनेगा, 1 हाइड्रोजन का है 2, ऑक्सीजन का 16 है 1, ये निकल के आया 18 ग्राम पर मोल। M2 किसका बनेगा बेटा, C6H12O6 का, तो कार्बन का है 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का है 1 इंटू 12, ऑक्सीजन का है 16 इंटू 6। पूरा सॉल्व करेंगे तो 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ये आपका 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो ध्यान से देखो बेटा, जब सारा गिवन लिख लेते हैं हमें तो गलती नहीं होती। W2 भी है, M1 भी है, M2 भी है, W1 भी है, और हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास P1 नॉट भी है। तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा, P1, और चेंज किसके बराबर है, डेल्टा P किसके बराबर है, P1 नॉट माइनस P1 के। तो ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमारे पास है, तो निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। आप खुद भी निकालेंगे, थोड़ा सॉल्व आपके लिए भी छोड़ूंगा मैं। तो हमने लिखा P1 नॉट कितना गिवन है बेटा, 0.85 माइनस P1 अपॉन में P1 अपॉन में सॉरी 0.85 इज इक्वल टू W2 2, M1 18 अपॉन में M2 180, W1 सॉल्वेंट का मास 500, 18 10 जा 180, 2 5 जा 5 5 जा 2500, 0.85 माइनस P1 अपॉन 0.85, ये बनी वैल्यू। ऊपर तो आ गया 1 और नीचे आ गया 2500। अरे आ गया नहीं आ गया, ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 0.85 माइनस P1 इंटू 2500 इज इक्वल टू 0.85। अरे सही है गलत है, सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई 0.85 की मल्टीप्लाई 2500 से माइनस 2500 P1 इज इक्वल टू 0.85। अब P1 आप खुद सॉल्व करेंगे, जब खुद सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ वैल्यू पुट करनी होगी, छोटी वैल्यू आएगी, बहुत ध्यान रखना। तो P1 नॉट है 0.85, यहाँ P1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको देखिए, इसको ट्राई कीजिए, कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पीछे थोड़ी बहुत आवाजें आती रहती हैं, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे भेजेंगे, आप दूसरे वाले का ही भेजेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू, जय हिंद।